हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए उसके आगे देखते हैं। आज हमें पढ़ना है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। इसमें तीन प्रकार के विलयन होते हैं: गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। विलायक, इसमें देखिए गैसीय विलयन में विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है वो गैसीय होती है तथा विलय तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में हो परंतु विलय हमारी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे गैसीय विलयन कहते हैं। द्रव विलयन जिसमें विलायक की अवस्था क्या हो, द्रव हो तथा विलय तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ऐसे विलयन को हम द्रव विलयन कहते हैं। तथा ठोस विलयन जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था ठोस हो तथा विलय तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ऐसे विलयन को हम ठोस विलयन कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इसके आगे। इसके आगे है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। लिखिए अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। और इधर विलय, इधर विलायक और फिर उदाहरण। अब अवयवों की भौतिक अवस्था समझने के लिए, है ना, सबसे जरूरी चीज है, बढ़िया से ट्रिक जान लीजिए। इधर विलेय हो गया, इधर विलायक, विलेय और विलायक, ठीक है। इधर भी ठोस, द्रव, गैस। इसी प्रकार ठोस, द्रव और गैस। अब विलयन इस प्रकार से देखिए, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। अब 9 को पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है, अगर जिसमें विलेय भी हमारा ठोस है और विलायक भी ठोस है, तो ऐसा विलयन जो बनेगा वो कौन सा होगा? ठोस ठोस विलयन। कौन सा बनेगा? ठोस ठोस विलयन। इसी प्रकार अगर विलय हमारा ठोस है और विलायक क्या है? द्रव, तो ऐसा विलयन कौन सा बनेगा? ठोस द्रव विलयन। कौन सा बनेगा? ठोस द्रव विलयन। इसी प्रकार अगर हमारा विलय ठोस है और विलायक गैसीय अवस्था में हो, तो ऐसा विलय बनेगा ठोस गैस विलयन। इसी प्रकार द्रव ठोस विलयन, द्रव द्रव विलयन, फिर द्रव गैस विलयन। इसी प्रकार गैस ठोस विलयन, गैस द्रव विलयन, गैस गैस विलयन। समझ गए कि नहीं? तो पहला कौन सा है? जिसमें पहला विलय हमारा ठोस है, विलायक भी हमारा ठोस है, ठीक है। क्या है? ठोस। तो ऐसा जो विलयन होगा वो कौन सा होगा? ठोस ठोस विलयन। जैसे जिंक में, जैसे Zn को अगर कॉपर के साथ मिलाया जाए, जिंक को अगर कॉपर के साथ मिलाया जाए तो क्या बनेगा? पीतल बनेगा। क्या बनेगा? पीतल, ठीक ना। क्या बनेगा? पीतल। इसी प्रकार दूसरा जो विलयन होगा ठोस द्रव, ठोस द्रव विलयन। जैसे इसका बढ़िया क्या है? नमक हमारा NaCl नमक होगा ना, इसको हमने पानी में घोल दिया यानी जल में, तो बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भी तो है ना बढ़िया। इसी प्रकार तीसरा जो है वो है ठोस गैस विलयन।
ठोस गैस विलयन। इसमें जैसे क्या है, ठोस गैस विलयन, जैसे धुआं, क्या है, धुआं जो निकलता है घरों से, और वह क्या होता है, वायु में घुलता है, तो उसमें कई सारे क्या होते हैं, कण होते हैं ना, कई सारे क्या होते हैं, कण। और वो कण किस अवस्था में होते हैं भाई, ठोस। और जो वायु रहती है किस अवस्था में, गैस। तो बनता क्या है, ठोस गैस विलयन। इसी प्रकार आगे देखिए, चौथा ठोस गैस विलयन। इसी प्रकार द्रव ठोस विलयन, क्या होगा, द्रव ठोस विलयन। अब द्रव ठोस विलयन, जैसे पारे, पारे में सोना, सोने से अगर मिलाया जाता तो क्या बनता है, इसको हम कहते हैं जेली जैसा बनता है। कैसा बनता है, जेली वाली टॉफी खाए हो ना, जेली, जेली वाली टफिया, वह जेलिया बनता है। इसी प्रकार अगला पांचवा जो है वो है द्रव, द्रव विलयन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया क्या होगा, ना 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 ना, एल्कोहल प्लस वाटर। सबसे फेमस, सबसे फेमस एल्कोहल प्लस वाटर, जिसको क्या है पूरी दुनिया जानती है। इसमें भी क्या होगा, विलय हमारा एल्कोहल रहता है कम मात्रा, पानी की मात्रा अधिक होती है, और दोनों को गिलास में इसे डाल करके बनाया जाता है, और आदमी लगाता है, शाम को बढ़िया सोता है है कि नहीं। इसी प्रकार फिर द्रव गैस विलयन, छठवां जो है द्रव गैस विलयन। अब द्रव गैस विलयन में क्या है, नमी, नमी को अगर नमी क्या है, पानी, द्रव, नमी को अगर वायु के साथ घुलती है तो क्या बनता है, आर्द्रता, आर्द्रता ना आती है, कहते हैं ना ठंडी लग रही है, आर्द्रता, मौसम ठंडा हो गया है, यानी द्रव वाष्प गिरती कि नहीं गिरती है, गिरती है ना। तो ये हो गया क्या हमारा, द्रव गैस विलयन। इसी प्रकार अब द्रव वाला हो गया, अब इसके बाद गैस ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन, जैसे H2 गैस को अगर पैडमियम धातु के साथ मिला दिया जाए तो ये भी एक प्रकार का पदार्थ बनेगा जो कहलाएगा गैस ठोस विलयन। इसी प्रकार क्या हुआ, गैस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन। अब गैस द्रव विलयन में क्या होगा, इससे CO2 और प्लस H2O, यानी CO2 प्लस H2O, जो हम लोग यहाँ सोडा वाटर मिलता है, कोल्ड ड्रिंकवा, गर्मी आ रही है, सब लोग ठंडा स्प्राइटवा उड़ाएंगे भना भन, वह है गैस और द्रव, CO2 घोल घोल करके यह दिया जाता है। अगला है गैस, गैस नौवां है हमारा गैस, गैस विलयन। ये जो बनेगा क्या होगा, वायु होगा ना, वायु हो गया, यानी कहने मतलब क्या है, यही तो हुआ ना, अगर विलय हमारा ठोस है, विलाय भी ठोस है, तो ठोस ठोस विलयन, ठोस द्रव विलयन, ठोस गैस विलयन, द्रव ठोस विलयन, द्रव द्रव विलयन, गैस गैस विलयन, है कि नहीं। अगर ठोस दोनों है तो जैसे एग्जाम्पल हम परीक्षा में लिखकर कौन सा आएंगे, Zn को CO के साथ मिलाने पर पीतल धातु बनती है, सबना काल पितरी मुनरी पहिनीला, बस वह हाल है। ठोस द्रव विलयन यानी सोडियम क्लोराइड को जल के साथ घोला गया तो क्या बन गया, ठोस द्रव विलयन। अब धुआं प्लस वायु, धुआं में क्या होता है, कई सारे जो है छोटे छोटे कण होते हैं जो वायु के साथ घुलते हैं, तो ये कहलाएगा ठोस गैस विलयन। इसी प्रकार पारे में सोना अगर मिलाया जाता, पारा जो धातु होता है उसको गला करके उसमें सोना अगर गलाया जाता तो दोनों बनते कैसे हैं, जैली नुमा, ऐसे नहीं गुज गुज करता है, बस वह हाल है जैली वाला। द्रव द्रव विलयन फेमस उदाहरण है एल्कोहल प्लस वाटर, जिंदगी में नहीं भूलेगा द्रव द्रव विलयन।
इसके बाद द्रव गैस भी यानी नमी प्लस वायु यानी आर्द्रता बनती है, और गैस ठोस यानी H2 प्लस Pd बराबर बन जाता है। और गैस और द्रव यानी CO2 प्लस H2O, गैस गैस माने वायु। आया कि नहीं समझ में? नोट करो। आगे आगे फिर चलते हैं। चलिए आगे देखो। आगे है विलेयता, यानी विलेयता जो हम लोग बढ़िया है टॉपिक, इसमें जो है गैसों की द्रव में विलेयता। टॉपिक कौन है? गैसों की द्रव में विलेयता, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो पहले जानेंगे विलेयता क्या होती है। विलेयता, विलेयता माने घुलनशीलता। विलेयता यानी कहते किसको है? घुलनशीलता को। अब जैसे अगर एक बर्तन है, बर्तन में मान लीजिए जो पानी भर दिया गया है 1 लीटर, 1 लीटर पानी भर दिया गया, और यहाँ से नमक आप चम्मच से डाल रहे हैं, तो नमक को घोलते गए, यानी जो संतृप्त विलयन का उदाहरण हुआ था कि अगर इसमें 6 चम्मच नमक हमने घोला तो घुल गया, लेकिन जैसे हम 7वां चम्मच डाले तो इसे घुलना क्या हो गया? बंद। यानी इस विलेय के, इस विलाय की जो क्षमता थी घोलने की, वही उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। विलेय क्या कहलाएगी? विलेयता। यानी इस विलयन में, यानी इस पदार्थ में कितनी मात्रा घुल सकती है, यही उसकी क्या है? विलेयता है ना। तो चलो डिफिनेशन लिखिए। डिफिनेशन, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी विलायक के, किसी विलायक के 100 ग्राम, विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ, किसी पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, कितनी घोली जा सकती है, वही उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। वही उसकी क्या कहलाएगी? विलेयता। यानी कितनी मात्रा घुल सकती है, वही उसकी क्या है? विलेयता होती है। क्या होती है? विलेयता। बात समझ में आ गई? विलेयता क्या होती है। अब आगे है गैसों की द्रव में विलेयता। हेडिंग जो हमारी है, जो हमारा टॉपिक है, गैसों की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता है ना। गैसों की द्रव में विलेयता यानी क्या है? घुलनशीलता। इसमें लिखेंगे अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग क्या होती है? होती है। अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। जैसे O2 की जल में विलेयता क्या होती है? कम। O2 की जल में विलेयता क्या होती है? कम। परंतु
HCl व CO2 गैस की जल में विलेयता क्या होती है? अधिक होती है ना, अधिक होती है। अर्थात जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा जितना अधिक होगा उसकी द्रव में विलेयता क्या होगी? अधिक होगी। अब ये बात समझ में आई कि नहीं? यानी अलग अलग जो गैस होती हैं, हर गैस की क्या होती है? घुलनशीलता, विलेयता क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की जल में विलेयता क्या होती है? कम होती है जल में, तभी ना फार्मूला होता है H2O, यानी ऑक्सीजन होता है जल में, लेकिन उसकी विलेयता क्या होगी? अगर हम बाहरी ऑक्सीजन उसमें घोलें तो नहीं घुलेगा, परंतु HCl गैस अगर CO2 गैस को जल में घोला जाए तो अधिक मात्रा में घुलती है। अगर CO2 गैस नहीं घुलता तो सोडा वाटर कैसे बनता है ना। अर्थात जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा उसकी द्रव में विलेयता क्या होगी? उतनी। चलिए आगे देखिए। अब अवशोषण गुणांक यानी गैस का अवशोषण गुणांक क्या होता है? अवशोषण गुणांक समझने के लिए क्या है कि एनटीपी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी सामान्य ताप दाब पर। एनटीपी का मतलब यही है, सामान्य ताप दाब पर किसी विलायक इनका हो गई ज्यादा, विलायक के एक निश्चित आयतन में घुली गैस का आयतन ही क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है। यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अगर किसी विलायक में हम क्या है, विलायक के एक निश्चित आयतन में जितना हम गैस घोल पाएंगे वही उसकी क्या होगी? अवशोषण गुणांक होगा, है ना। अब आगे हेडिंग बनाएंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? कारक माने कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसको देखेंगे। इसमें जो पहला है, पहला कारक गैसों की प्रकृति यानी गैस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए इसको हमको देखना है ना। गैसों की क्या है? प्रकृति। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि विलायक से क्रिया करने वाली या विलायक में
आयनित में आयनित होने वाली होने वाली होने वाली गैसों की या गैस की विलेयता क्या होगी? अधिक होगी, है ना। इधर समझो कि विलायक से क्रिया करने वाली, अर्थात विलायक से जो गैस क्रिया कर ले तथा वह आयनों में टूट जाए तो हम उससे समझ जाएंगे वो गैस क्या होगी? उतनी ही उस विलायक में घुलनशील होगी। आयन का मतलब क्या है? जिसमें धनायन और ऋणायन में टूटे। जैसे एग्जाम्पल में हम देखिए, एग्जाम्पल में जैसे HCl, CO2, NH3, ये सभी क्या होती हैं? गैसें। ये सभी गैस क्या होती हैं? ये गैसें क्या होती हैं? जल में क्या होती हैं? अधिक घुलनशील होती हैं। क्या होती हैं? जल में अधिक घुलनशील होती है। अब इस बात को हम कैसे कह रहे हैं? अगर हम देखो HCl को अगर हम जल के साथ या घोलेंगे तो ये किस में टूटेगा? H पॉजिटिव में, और क्या? Cl निगेटिव होगा ना। इसी प्रकार अगर CO2 को हम देखते हैं, CO2 और प्लस H2O अगर एक साथ हम जल में घोलें तो क्या देखेंगे? या क्या बन जाएगा? H2CO3, H2CO3 ना बनेगा, यानी इसका नाम क्या होगा? कार्बोनिक एसिड। क्या होगा? कार्बोनिक एसिड है। और इसको देखो, अगर इसको हम आयन में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? 2H पॉजिटिव और प्लस CO3 डबल निगेटिव होगा ना। यानी हम इससे कह सकते हैं ना कि यह आयन में टूटा है, इसलिए क्या है? CO2 हमारी जल में अधिक घुलनशील है, होगा ना। इसी प्रकार अमोनिया को अगर NH3 को हम जल के साथ घोलेंगे, जल के साथ हमने घोला तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अगर NH3 को H2O के साथ घोलेंगे तो क्या बनेगा? NH4 बनेगा, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम देखेंगे, अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? चलिए इसमें देखिए, जैसे NH3 को अगर H2O के साथ मिलाएगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी यह आयन में टूटा NH3OH निगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया? यह जल में उतना ही घुलनशील है क्योंकि आयन में टूटा है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि विलायक से क्रिया करने वाली या विलायक में आयनित होने वाली गैस की विलेयता क्या होती है? अधिक होती है। अगर मान लीजिए विलायक से क्रिया ना करने वाली या विलायक में आयनित ना होने वाली अगर गैस होगी तो क्या होगा? ना होने वाली गैस की क्या होगी? तब विलेयता कम हो जाएगी ना। विलेयता क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी इसका उल्टा भी क्या है? सही है। क्या है? सही है। तो आज हम लोग कितना पढ़े हैं? यही पढ़े हैं ना। इसमें कि विलायक की भौतिक अवस्था आधार हमने पढ़ा कि गैसीय विलयन क्या होता है, द्रव विलयन क्या होता है, इसके बाद ठोस विलयन क्या होता है। आपने जो है फिर अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ा, उसमें क्या है? 9 प्रकार के विलयन पढ़े हम सबने। इसके बाद क्या है? विलेयता क्या होती है, और उसके बाद गैसों की द्रव में विलेयता पढ़े हैं। प्रभावित करने वाले कारक में केवल एक कारक आज हम पढ़ पाए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इसके आगे क्या है कि हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल हमको क्या पढ़ना है इसके आगे कि विलायक की प्रकृति हमको पढ़नी है, ताप का प्रभाव और उसमें अन्य पदार्थों की उपस्थिति और दाब का प्रभाव। इसी पर गैसों की द्रव में विलेयता खत्म होगी और हेनरी का नियम क्या होगा? शुरू होगा, है ना। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग आराम करिए और पढ़िए खूब मन लगा के। बहुत बहुत धन्यवाद।